यानी कि बच्चों अभी हमारे पास 1 महीने का वक्त है अपने आप को और सुधारने के लिए। मार्क्स आ जाने के बाद आपको इन सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना है, क्योंकि मुझे वहां पर एफर्ट कम मारना पड़ेगा और सब्जेक्ट कैटेगरी के बेसिस में अपना टाइम अलॉट करना अपने टाइम टेबल में कि किस पे एफर्ट मारना है, किस पे एफर्ट नहीं मारना है। और ये अलग अलग प्रिपेयर भी करनी है और अलग अलग मेथड आपको अप्लाई करना है। बस एक चीज दिमाग में रखना, आपको सिर्फ एक चीज, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट के पीछे चले। मुझे और मेरे पूरे खानदान को बहुत मोटिवेट और इंस्पायर कर दी हुई है। सबकी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बाहरी सोसाइटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, सिर्फ आप ही हो जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आपके स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आए हो या बुरे, आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो या बुरा गया हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको इस सिंपल वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि आपका जर्नी, आपका रास्ता क्या होना चाहिए जब हम पीरियोडिक टेस्ट से मिड टर्म्स तक के बारे में देखते हैं, उनसे बारे में सोचते हैं। आपका पीरियोडिक टेस्ट इस जुलाई के महीने में खत्म हो जाना चाहिए और अगस्त सितंबर की शुरुआत में आपका मिड टर्म्स होना चाहिए। यानी कि बच्चों अभी हमारे पास 1 महीने का वक्त है अपने आप को और सुधारने के लिए, अपने आप जो मार्क्स आए हुए हैं हमारा उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त है। तो आज मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं उन सारे बच्चों के लिए जो अपना पूरा का पूरा जो मार्क्स है, पूरा जो नॉलेज है आपके पीरियोडिक टेस्ट को लेकर, वो बदलना चाहते हैं इन दिस 1 मंथ। और मेरे पास सिंपल से 5 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं 1 महीने के अंदर, और देखना कि भाई पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये चैनल और मेरी पूरी टीम आपके लिए खड़ी हुई है, आपके स्कूल, आपके बोर्ड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूरा मार्क्स लेकर दिलवाने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे इस अमेजिंग पीरियोडिक टेस्ट से मिड टर्म्स तक के रास्ते को जानने के लिए। सबसे पहला रूल बेटा जो आपको जानना है और अपने दिमाग और जहन में बिठाना है वो ये है कि जैसे आपका पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाने के बाद आपको इन सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना है। सबसे पहला कैटेगरी होगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हो। ऑफ कोर्स ये बात है कि आप उस कैटेगरी में, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इसी वजह से सबसे ज्यादा मार्क्स आपको उस सब्जेक्ट में मिले हैं, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। उसके बाद आपको उन सब्जेक्ट्स को निकालना है जिनमें आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, जो आपके मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद वो सब्जेक्ट होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, जिसमें मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं, जिसको देखकर आपको डर लगता है। जैसे मेरे लिए सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट साइंस था, इंग्लिश और एसएसटी मेरे लिए मीडियम लेवल थी, और हमारा जो मैथमेटिक्स है सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट था मेरा, सबसे कम मार्क्स मुझे मैथ्स में आते थे, तो मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया। तो अभी मैं ये इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, बट मैं इस एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं कि जो मेरा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं ध्यान कम दे सकता हूं। मेरा जो आने वाला वक्त है मिड टर्म्स के लिए, मैं उसमें ध्यान कम दूंगा, क्योंकि मेरा जो पीरियोडिक टेस्ट और मिड टर्म्स के बीच में जो फासला है इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स वो बहुत कम होता है। पीरियोडिक टेस्ट में हो सकता है कि मैं आपके पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हो सारे सब्जेक्ट्स में। और साइंस की बात करते हो भाई, साइंस में पहले 2 चैप्टर्स ही होते हैं आपके सिलेबस में मिड टर्म्स के लिए भी, या तो एक और चैप्टर एडिशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पूरा सिलेबस कभी भी मिड टर्म्स में नहीं आता है, हाफ ईयरली में नहीं आती है, आधी सिलेबस आती है। साइंस का तो ऑलमोस्ट हो भी गया होगा, मैथ्स में भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 चैप्टर के बाद आपका मिड टर्म सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज विल बी हैपनिंग फॉर एसएसटी और इंग्लिश एज वेल, है ना। तो यानी कि मिड टर्म्स और पीरियोडिक टेस्ट के बीच में जो फासला है व्हेन इट कम्स डाउन टू सिलेबस बहुत कम होता है। तो बेटा 1 महीने का वक्त काफी होता है इसमें स्ट्रांग होने के लिए। तो जैसे मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है, स्ट्रांग सब्जेक्ट मेरा क्यों, क्योंकि मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूं, मैं झट से पढ़ लूंगा, झट से समझ लूंगा, बात खत्म हो जाती है। तो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट साइंस हो, तो उसमें मैं इस आने वाले 1 महीने में कम ध्यान दूंगा। लेकिन मुझे किस चीज को तब्दील करना है, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट को नहीं, मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट को तब्दील करना है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर एफर्ट कम मारना पड़ेगा, क्योंकि वो मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यानी कि मेरे को 80 में 75 अबव आ जाते हैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में, और मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट में मेरे जो मार्क्स होते हैं वो 60 से 75 के बीच में, या तो 55 से 75 के बीच में होते हैं, इसलिए मेरा वो मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मेरा 55 से 75 के बीच से उठाकर उसे एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना मेरे लिए एक लो एफर्ट काम है। मेरे लिए एफर्ट कम लगेगा, वक्त कम लगेगा, मैं कर सकता हूं।
लेकिन हाँ, एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो 55 से ही मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, इसको उठाकर अगर मुझे 75 तक ले जाना है तो मेरे लिए डिफिकल्ट काम है। वो मेरे लिए पीरियोडिक टेस्ट से मिड टर्म्स के बीच के इस फास्टे में शायद पूरा ना हो जाए। हाँ, मैं एक काम कर पाऊंगा, मैं लो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है उसको मैं मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। अब वो मैं कैसे करूंगा मैं बताऊंगा मैं आपको। अब ये मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे पास आ गए, है ना। अब ये मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट हो तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले यह समझना है कि भाई इस मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट में हमारे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट रहे हैं, और उसमें मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन सा है। जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, उसको मैं साइड कर दूंगा। मेरा स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, क्यों मैं ध्यान देना मेरे। अब जो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है उन पे मैं फोकस करूंगा, तो मेरे लिए एफर्ट कम लग रहा है। मेरे पूरे सिलेबस पे और मीडियम सब्जेक्ट्स पे पूरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस मेरे को नहीं आता सिर्फ उस पर ध्यान देना है। इससे क्या होगा बेटा, इससे मेरा मार्क्स उन सब्जेक्ट्स के लिए बढ़ जाएगा। सेम चीज मैं अभी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए करूं, क्योंकि उसमें मेरे को पूरा सिलेबस नहीं आता है, पूरा सिलेबस नहीं आता, इसलिए मेरी लो स्कोरिंग है वो। तो अब मैं धीरे धीरे उसको पढ़कर मीडियम लेवल बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन, और सब्जेक्ट कैटेगरी के बेसिस में अपना टाइम अलॉट करना अपने टाइम टेबल में कि किस पे एफर्ट मारना है, किस पे एफर्ट नहीं मारना है। अब जैसे हमने सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन कर लिया, उसी में आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप होता है टॉपिक कैटेगराइजेशन। ये है रूल नंबर 2। अब जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मीडियम लेवल सब्जेक्ट है और जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें हमें टॉपिक कैटेगराइजेशन करनी है कि इनमें सबसे स्ट्रांग टॉपिक कौन से हैं हमारे, और मीडियम और सबसे लो स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं। ऑफ कोर्स लो स्कोरिंग सब्जेक्ट का लो स्कोरिंग टॉपिक सारे के सारे होंगे। मीडियम स्कोरिंग टॉपिक में आपका कुछ स्ट्रांग होगा, कुछ मीडियम होगा। स्ट्रांग को उठाओ, साइड में रखो, मीडियम और लो स्कोरिंग टॉपिक्स को उठाकर पढ़ना शुरू करें। अब कैसे पढ़ना है इसे? यार सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पर वन शॉट देख लीजिए, क्लासेस में ध्यान दीजिए, ट्यूशन या कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे दीजिए। किसी भी तरीके से का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए, और क्लियर करने के बाद फिर आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि ये नहीं कि आपका नॉलेज बढ़े, नहीं, ये ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मीडियम लेवल टॉपिक और लो लेवल टॉपिक है, इनमें आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जैसे मैंने 10th ग्रेड में अपने मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाया, ताकि मेरा जो मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आए वो अच्छे आए। और बेटा मैं विद प्योर ऑनेस्टी 100% ऑनेस्टी से बता रहा हूं, मैथ्स में शुरुआत में मेरे जो कम मार्क्स थे, बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे को मैथ्स में 10 CGPA आया है। ठीक है, तो उस सेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है, पॉसिबल है, मैंने किया हुआ है। और अगर यही बात मैं 11th की करूंगा, यही बात मैं 12th की करूंगा, तो केसेस सिमिलर है। 11th में मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए थे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने ये टेक्निक को अपनाया ही नहीं। मैं बिगड़ चुका था, क्या कहता हूं मैं, हवा के आगे बहाव में बहने लग गया था। ठीक है, 12th में जाके फिर मैंने अपने आप को दोबारा सुधारा, और 12th में जाकर दोबारा मेरे मैथमेटिक्स में 80 से ज्यादा मार्क्स आए थे। ठीक है बेटा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि टॉपिक बाय टॉपिक आपने कैटेगराइज कर लिया। टॉपिक बाय टॉपिक कैटेगराइज करने के बाद आपने क्या करी, ढेर सारी प्रैक्टिस करी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आपको हर टॉपिक 10 से 15 सवाल तो करने चाहिए। पूरे चैप्टर्स में 100-150 सवाल करने चाहिए। अब आपका सवाल उस तरह से इतने सारे सवाल आएंगे कहां से निकालूंगा? बेटा मेरा सबसे बेस्ट सजेशन है वेदांतु का तत्व बुक। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, जेई में हो, नीट में प्रिपेयर कर रहे हो, वेदांतु का तत्व बुक इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट राइट नाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी टॉपिक एनीवेयर, है ना। इसमें मिलता क्या क्या आपको जल्दी से बता देता, तो यू अंडरस्टैंड कि भाई सबसे बेस्ट किताब क्यों है ये, और क्यों आपको इससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे आप किताब खोलते हो, आपको पेज की जो क्वालिटी है वो देखकर बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई हम लेते किताब इसलिए क्योंकि भाई फीलिंग आनी चाहिए। जैसे फीलिंग आ गई, फिर आप देखो कि भाई हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है इन डिटेल, और आपको पूरे किताब में कहीं पे भी पैराग्राफ्स नहीं दिखेंगे, पॉइंटर्स में लिखे हुए चीजें, टिप्स, ट्रिक्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, सब के सब कुछ पॉइंटर्स में लिखे गए हैं, सब कुछ, और बढ़िया सा बना हुआ है। अब मान लो कि ये पढ़कर आपको समझ नहीं आता है, वेदांतु एडटेक में टेक्नोलॉजी डालता है भाई। और कैसे करता है? जो टॉपिक का आपका पेज है, उस टॉपिक के बॉटम में आप देखोगे क्यूआर कोड बना होगा, है ना। हर पेज के बॉटम में क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करोगे ना, जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है, वो वीडियो आपको उस क्यूआर कोड के मिल जाएगी फॉर एब्सोल्युटली फ्री। यानी कि ये सिर्फ किताब 20,000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स का नहीं है, ये किताब सारे के सारे टॉपिक्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस का नहीं है, ये किताब बल्कि सारे हजारों वीडियोस का भी है जो इसमें भरी पड़ी है। ऐसा कोई भी किताब मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। ठीक है, आपने स्कैन कर लिया, आपने वीडियो देख ली, समझ लिया। अब पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद चीजें समझ में आ जाए, जो आपका वीक
एरिया था, मीडियम लेवल का, लो लेवल का जो आपका वीक एरिया था, उसको आपने पढ़कर समझ लिया। अब प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आता है आपका एक्सरसाइज नंबर 1, जहां पर होती है आपकी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हर टॉपिक बाय टॉपिक 10 से 15 सवाल होते हैं, सारे वेरिएशंस के जो आपको उस टॉपिक से आ सकते हैं। आपने उनको सॉल्व किया, 100-150 सवाल होंगे चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज नंबर 2, जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अभी आप पीवाईक्यू सॉल्व करना कोशिश करिए, और ये जो पीवाईक्यूज होते हैं वो पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज, यानी कि पिछले 20 साल में उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी सवाल आए हुए हैं, ना ही सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बल्कि आपके पूरे देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं, उन सब से। जैसे अगर मैं एग्जांपल जेईई का लेता हूं या नीट का लेता हूं, तो उसमें नीट के जो तत्व बुक होंगे, उसमें ना ही सिर्फ नीट के सवाल होंगे, बल्कि जेईई के भी होंगे, बल्कि आपके जो कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं पूरे देश भर में, उन सारी जगहों के होंगे। 10th का अगर मैं एग्जांपल लूंगा, 9th का एग्जांपल लूंगा, तो सिर्फ ना ही आपके पीवाईक्यूज होते हैं बोर्ड्स के, सीबीएसई के, बल्कि बाकी स्टेट बोर्ड्स के भी होते हैं। शुड डू नॉट मिस आउट ऑन एनी पीवाईक्यूज आउट देयर। ऐसे थोड़ी 20,000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, है ना। उसके बाद फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, जो होता है अचीवर्स का सेक्शन, जहां पर ऐसे सवाल होते हैं जो अगर आप कर दो, फिर कोई भी सवाल आपको हार्ड नहीं लगेगा। और इन सब का सोल्यूशन विद आंसर कीज आपको पेज के बुक के एंड में मिलती है। तो सबसे बेहतरीन किताब है बच्चों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेकआउट करिए। आपके अभी 9th का भी है, 10th का भी है, जेईई के लिए भी, नीट के लिए भी। आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, उस बेसिस में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे कूपन कोड के थ्रू आपको इमीडिएटली सिर्फ 3 दिन के लिए आपको 10% ऑफ में मिलेगी। मेरा कूपन कोड AK Pro, जाओ चेकआउट करो फोड़ो अभी के। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। और वो थर्ड इंपॉर्टेंट रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको भाई वीडियो एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो 5वां पॉइंट आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपको अभी से ये आदत डालना जरूरी है कि आप मार्क्स के बेसिस में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। यानी कि हो सकता है कि आपका पेपर लेंथी गया हो सकता है कि आपका पेपर क्या कहते हैं डिफिकल्ट था, पेपर कंप्लीट ना हुआ हो वक्त के हिसाब से, हो सकता है कि बहुत सारे मार्क्स छूट गए हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मार्क्स के बेसिस में जवाब को लिखते नहीं है। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से आपको याद रखना कि अगर आप 1 मार्क का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अभी मोस्टली सारे 1 मार्क के सवाल MCQs होते हैं, तो उसको टिक करिए, ऑप्शन लिखिए, जवाब लिखिए, बात खत्म करिए। 2 मार्क के सवाल अगर हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 से 3 मिनट लेना है उसको लिखने के लिए, यानी कि 2 से 4 लाइन के अंदर उसको जवाब लिखना, आपको उससे ज्यादा नहीं। 3 मार्क का अगर सवाल है, तो आपको 3 से 5 मिनट का वक्त लेना है लिखने के लिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और इसके लिए आप 3 से 6 लाइन्स आपको लिखने पड़ेंगे। फिर बात आती है आपके 4 मार्क के सवालों की। 4 मार्क के सवाल में डिफरेंशिएशन होता है, 1-1 मार्क के सवाल मल्टीपल टाइम्स होते हैं, या तो फिर MCQs हो सकती हैं। तो 4 मार्क के सवालों में आपको 1 मार्क या 2 मार्क का पैटर्न अपनाना है। लेकिन 5 मार्क का जो सवाल होगा, जो आपके 5 मार्क्स से लाते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 5 से 8 मिनट का वक्त लेना है। और 4 मार्क के लिए ऐसे 4 से 7 मिनट का वक्त आप ले सकते हो। तो 5 से 8 मिनट का वक्त लेना है आपको, और उसके अंदर आपको 5 मार्क का सवाल सॉल्व करना है। इसके थ्रू आपका जो 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, प्री बोर्ड्स का, आपका क्या कहते हैं मिड टर्म्स का जो 2 घंटे का पेपर होता है, वो आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे का 2.5 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी वक्त बच जाता है, उसमें आप पेपर को चेक कर पाओगे। तो इससे आपका पेपर खत्म भी हो गया, और पेपर चेक करने की वजह से जो आपके एडिशनल मार्क्स कटने वाले थे, टस मैंने सीधे जब भी मैं पेपर चेक करता हूं, मेरे 4 से 5 मार्क्स बच जाते हैं। वो 4 से 5 मार्क्स आप बचा पाओगे बच्चों। दैट्स क्रूशियली इंपॉर्टेंट। तो इसकी आदत डालना आपको जरूरी है। तो प्लीज मेक श्योर कि इस आने वाले 1 महीने में जब भी आप मॉक पेपर्स करोगे हमारे वेदांतो तत्व बुक से, तो आप कोशिश करोगे कि भाई सारी चीजों को आप वक्त में कंप्लीट करो और वेरीफाई करो पेपर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी चीज को करने के लिए हमने आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट सीरीज दे दी थी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर एब्सोल्युटली फ्री। यही आपके मिड टर्म्स के लिए भी काम आ सकता है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड। और हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का आपके पास 5 टेस्ट पेपर्स होगा विद डिटेल सोल्यूशन। उन टेस्ट पेपर्स को एज ए मॉक टेस्ट पेपर्स लेकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आप लोगों को मिड टर्म्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहिए एब्सोल्युटली फ्री विद PDF, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा 5 टेस्ट पेपर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इन मॉक टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है आपकी रूल नंबर 4 की। Do you need to manage your school examinations and competitive examinations and board examinations separately or what? Is there a different way to prepare for it? Let me be very clear about it. जब मैं 9th के लिए बनाता हूँ वीडियो, तो मेरे को भी लगता नहीं कि आपको अलग अलग प्रिपेयर करनी है, आपके लिए तो कुछ है नहीं। 10th की बात करता हूँ तो हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशंस और स्कूल एग्जामिनेशंस कट टू कट जाते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, टेक्स्ट बुक सेम होती है, तो आपको डोंट हैव टू टेक अ डिफरेंट पाथ, यू कैन कंटिन्यू द सेम पाथ कंप्लीटली। अब लेकिन जब मैं बात करता हूँ जेईई और नीट के लिए, तो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन अलग अलग होता है, और ये अलग अलग प्रिपेयर भी करनी है और अलग अलग मेथड आपको अप्लाई करना है। बस एक चीज दिमाग में रखना, आपको सिर्फ एक चीज, कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव होता है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल के एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होता है। हाल ही में मेरी एक रिलेटिव थी,
जिनके बेटे ने जेई और नीट के मतलब जेई के एग्जामिनेशन में काफी अच्छा स्कोर किया, कुछ उनकी रैंक 5000 के आसपास आई थी, जेई मेंस में समथिंग लाइक दैट आई थी। लेकिन जब उन्होंने मेरे को कॉल किया बहुत गुस्से में थे। मैंने बोला क्या हुआ? मेरे जेई में मेरे बच्चे का मार्क्स आया 5000 के आसपास रैंक आई है। मैं तो काफ़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, एडवांस दे पाएगा भी। फिर उन्होंने कहा नहीं, 12th के जो मार्क्स आए हैं उसमें उसको सिर्फ 65% आया। अब अगर आपको पता ना हो तो जेई के एग्जामिनेशन में 75% का क्राइटेरिया होता है कि 12th के पीसीएम में आपको 75% होना चाहिए एग्रीगेट, वो बच्चे का हो नहीं पाया। तो हम सब या तो इन जनरल सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई कैसा एक बच्चा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में कम मार्क्स ला सकता है। इसी वजह से, क्योंकि जेई और नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो डेरिवेशंस प्रिपेयर नहीं करते, वो थियरी प्रिपेयर नहीं करते, वो बस वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट के पीछे चले जाते हैं। नहीं, आपको लिखना आना चाहिए भाई। It's not about how quick you solve the equations. It's also about how you write a 5-mark answer. उसमें तेजी कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से हाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में अलग अलग बात आती है अभी हमारी 5th रूल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था आपको इस पूरे वीडियो में है। इट्स अ बिट पर्सनल पीपल, दैट इज कोशिश करिए कि अपनी पर्सनल लाइफ और आपका एकेडमिक लाइफ अलग अलग रहे। हमारे घर के पास एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची रहती थी। उस घर में हर दिन हमें पेरेंट्स के लड़ने की आवाज आती थी और हर दिन वो बच्ची टेरेस पर आकर पढ़ाई करती थी। मुझे और मेरे पूरे खानदान को बहुत मोटिवेट और इंस्पायर कर गई वो बच्ची। हम सबकी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बाहरी सोसाइटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट ना करें। या तो उन चीज़ों को बातों से सुलझाएं या तो उन चीज़ों को इग्नोर करके सुलझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप ही हो जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट योरसेल्फ, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट बेटा। एंड अभिषेक सर और ये पूरा वेदांतों का फैमिली आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बताइएगा कि कोई हेल्प चाहिए आपको मिड टर्म्स के लिए हमारे साइड से, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे पढ़ाई इस चैनल पे तो हर दिन होती रहती है। अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।